गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज के व्याख्यान में मैं बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के थर्ड पेपर डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत एजिंग विषय के अंतर्गत एक उपटॉपिक एपोप्टोसिस को विस्तार से समझने की कोशिश करता हूँ। यह विषय आप अच्छे से समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेल बायोलॉजी में भी आता है और डेवलपमेंटल बायोलॉजी में भी आता है, दोनों ही विषय में सम्मिलित है। और ये बीएससी में भी, और जो छात्र जूलॉजी में एमएससी करेंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये आज के तारीख में रिसर्च का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। एपोप्टोसिस अर्थात सेल डेथ या सेल ऑटोफेगी या प्रोग्राम्ड सेल डेथ क्या है, यह विषय एजिंग का आखिरी व्याख्यान है। इससे पूर्व मैंने लगातार 4 एपिसोड्स के अंदर 4 लेक्चर्स में एजिंग को कवर किया था। 5वां और आखिरी जो श्रृंखला है, एपिसोड है, इसमें मैं एपोप्टोसिस को थोड़ा विस्तार से डिस्कस कर रहा हूँ। ये शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है, फुल क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो लेट यू अंडरस्टैंड, प्रोग्राम्ड सेल डेथ is an active process characterized by a distinct morphological change known as apoptosis. एपोप्टोसिस वह प्रक्रिया है जो कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ के द्वारा एक सक्रिय प्रक्रिया के अंतर्गत अभिलक्षित की जाती है। ड्यूरिंग एपोप्टोसिस, chromosomal DNA is usually fragmented as result of cleavage between न्यूक्लियोसोम्स। न्यूक्लियोसोम्स में फ्रेगमेंटेशन होता है डीएनए के टुकड़ों में बढ़ जाने की वजह से, और इस वजह से यह एपोप्टोसिस संपन्न होती है। द क्रोमेटिन कंडेंस एंड द न्यूक्लियस देन ब्रेक्स अप इनटू स्मॉल पीसेस। क्रोमेटिन कंडेंस हो जाते हैं और न्यूक्लियस जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाक्त हो जाता है। और अंततः एंड फाइनली द सेल इटसेल्फ श्रिंक्स, और अंततः क्या होता है, सेल जो होती है वो सिकुड़ जाती है एंड ब्रेक्स अप, और टूट जाती है, ब्रेक्स अप इनटू ए मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड फ्रैगमेंट्स कॉल्ड एपोप्टोटिक बॉडीज। और इसके कारण क्या होता है, सेल जो है टूट जाती है और कई छोटे छोटे टुकड़ों में, जिनको कि एपोप्टोटिक बॉडीज कहा जाता है, उनमें बदल जाती है। तो एपोप्टोटिक बॉडीज क्या होती हैं? एपोप्टोसिस के प्रक्रिया के द्वारा सेल्स जो छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाती है और एक झिल्ली से आबद्ध होती है, उस छोटी छोटी जो टूटी हुई सेल्स हैं उनको एपोप्टोटिक बॉडीज के नाम से जाना जाता है। Such apoptotic cells and cell fragments are immediately recognized and phagocytosized by macrophages and neighboring cells। और ये जो छोटी छोटी एपोप्टोटिक बॉडीज होती हैं, ये मैक्रोफेजेस और निकट की जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं उनके द्वारा पहचान ली जाती हैं। The cells that die by apoptosis are removed from tissue। और इस प्रकार से होता क्या है कि जो सेल्स एपोप्टोसिस के द्वारा डेथ होती हैं, जिनका मृत्यु होती है, मृत्युग्रस्त होती हैं, उनको पहचान करके मैक्रोफेजेस के द्वारा या नेबरिंग फैगोसाइटिक सेल्स के द्वारा पहचान करके उनका भक्षण करके उनको समूह से अलग निकाल दिया जाता है। इन कंट्रास्ट, सेल्स दैट डाई एज ए रिजल्ट ऑफ एक्यूट इंजरी स्वेल एंड लाइज। इस तरह से जो अचानक से इंजरी के द्वारा सेल्स टूटती हैं, मृत होती हैं, उनको पहचान करके अलग कर दिया जाता है एंड रिलीज देयर कंटेंट्स
into the extracellular space and causing inflammation। और इसी वजह से क्या होता है कि शरीर में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में उन सेल्स के रिलीज कर देने से स्वेलिंग उत्पन्न होती है। स्वेलिंग जब किसी जगह उत्पन्न होती है तो उसके पीछे उसका कारण क्या होता है? सेल्स दैट डाई एज ए रिजल्ट ऑफ एक्यूट इंजरी। जो सेल्स अचानक उत्पन्न हुई टूट फूट की वजह से स्वेल हो जाती हैं, लाइज हो जाती हैं, विघटित हो जाती हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर छोड़ दी जाती हैं, रिलीज कर जाते हैं, वो ही उसी की परिणति जो है इन्फ्लेमेशन या सूजन के रूप में देखने को मिलती है। द स्टडी ऑफ सेल डेथ ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ ए Sileginella elegans have identified 3 genes that play a key role in regulating and executing apoptosis. 2 genes, CAT3 and CAT4, are required for apoptosis to occur. तो ये दो जीन्स होते हैं, CAT3 और CAT4, ये एपोप्टोसिस को संपन्न करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इफ आइदर ऑफ दी जीन्स इज इनएक्टिवेटेड, और इनके अलावा कोई और जीन इनएक्टिवेट हो जाता है, द नॉर्मल प्रोग्राम्ड सेल डेथ डू नॉट टेक प्लेस। तो सामान्य प्रोग्राम्ड सेल डेथ जो होती है वो संपन्न नहीं होती है। थर्ड जीन CAD9 फंक्शंस एज ए नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ एपोप्टोसिस, और इसके फलस्वरूप क्या होता है, तीसरा जीन जो होता है CAD9 वो नेगेटिव रेगुलेटर बन जाता है एपोप्टोसिस का। इफ CAD9 इज इनएक्टिवेटेड बाय म्यूटेशन, the cells that would normally survive fail to survive। और अगर CAD9 इनएक्टिवेट हो जाता है किसके कारण? क्योंकि म्यूटेशन हो जाने के कारण, तो उसके फलस्वरूप क्या होता है कि सेल्स वुड नॉर्मली सर्वाइव फेल टू सर्वाइव। सेल्स जो होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, नॉर्मली सर्वाइवल उनका फेल हो जाता है, बाधित हो जाता है। इन स्टेट दे आल्सो अंडरगो एपोप्टोसिस, और इसकी वजह से वो सेल्स भी एक एपोप्टोसिस की प्रक्रिया में प्रवेश कर जाती हैं। एपोप्टोसिस क्या है? एपोप्टोसिस एक प्रकार का सेल्स का विघटन है या डेथ होना है, लीडिंग टू डेथ ऑफ द डेवलपिंग एनिमल। जब कोई एनिमल विकसित हो रहा होता है तो उस टाइम उसकी डेथ को लीड करना, लीडिंग टू डेथ ऑफ द डेवलपिंग एनिमल। इस वजह से ये instead they also undergo apoptosis leading to death of the developing animals। If CAD9 is at abnormally high level, और अगर CAD9 अस्वाभाविक तरीके से बहुत उच्च लेवल स्तर पर होता है, द नॉर्मल प्रोग्राम्ड सेल डेथ डू नॉट अकर। तो ये CAD9 क्या होता है? ये सेल डेथ को रोकता है, और इस वजह से CAD9 इज नॉट एबनॉर्मली हाई। तो नॉर्मल प्रोग्राम्ड सेल डेथ जो होती है वो संपन्न नहीं होती है। जीन्स रिलेटेड टू CAD3 एंड CAD4 एंड CAD9 हैव बीन आइडेंटिफाइड इन मैमल्स। मैमल्स के अंदर CAD3, CAD4 और CAD9 के जीन्स जो हैं, इससे संबंधित जीन्स जो हैं उनका पहचान कर ली गई है, एंड दे एनकोड प्रोटीन्स दैट कंजर्व effectors and regulators of apoptosis induced by a variety of stimuli
Now, CAD3 is the in this diagram I am going to explain how aging और एपोप्टोसिस occurs. देखिए, ये एक एपोप्टोसिस का सिंपल सा डायग्राम है जिसे बड़े अच्छे से समझाया हुआ है. यहाँ ये क्या है, ये सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है. डीएनए फ्रेगमेंटेशन होता है, डीएनए का विघटन होता है, क्रोमेटिन कंडेंसेशन हो जाता है. यहाँ पर क्रोमेटिन कंडेंस हो गए हैं और फिर उसके बाद फ्रेगमेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस हो जाता है. ये जो न्यूक्लियस है ये और छोटे छोटे और न्यूक्लियाई में टूट जाता है और फ्रेगमेंटेशन ऑफ द सेल होता है. फिर ये सेल जो है अलग अलग टुकड़ों में टूट जाती है. एपोप्टोटिक ह्यूमन ल्यूकेमिया सेल विद कंडेंस्ड क्रोमेटिन एंड फ्रेगमेंटेड न्यूक्लियस. इस तरीके से कंडेंस्ड प्रोटीन की वजह से ल्यूकेमिया सेल के अंदर आप ये देखिए कि ये न्यूक्लियस है और ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया है और ये इस तरीके से देखिए ये विघटित होकर के एपोप्टोसिस में एंटर होता है. नॉर्मल ह्यूमन ल्यूकेमिया सेल है ये. यहाँ इस डायग्राम में एपोप्टोसिस ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इवेंट्स ऑफ एपोप्टोसिस. एपोप्टोसिस के प्रक्रिया को एक चित्रीय निरूपण के द्वारा यहाँ पर समझाया है. इसमें क्या होता है कि एक सेल है जिसके अंदर ये कंडेंस हो चुका है डीएनए और वो डीएनए क्रोमेटिन मटेरियल जो है ना, ये इनका फ्रेगमेंटेशन होता है, कंडेंस हो गया, ये बहुत सारे न्यूक्लियाई में डिवाइड हुआ. फिर ये न्यूक्लियाई अलग अलग छोटे छोटे सेल्स में इन सेल मेम्ब्रेन को घेर करके अलग अलग छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है. तो ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है ये एपोप्टोसिस कहलाती है. और वो कैसे होता है? CAD3 CAD4 एंजाइम्स की वजह से होता है, CAD9 एंजाइम्स की वजह से होता है. सी एलिगेंस के अंदर जैसा कि मैंने थ्योरी में समझाया था अभी, उसमें क्या होता है कि आप देखिए रेगुलेटर्स हैं ये कैड9 और ये CAD4 दोनों मिलते हैं तो उससे क्या है कि CAD4 एडाप्टर की तरह काम करता है और CAD3 जो होता है कैस्पेस की तरह काम करता है. तो ये ऑटो क्लीवेज होता है, इनमें एक्टिव कैस्पेस बन जाता है. CAD3 है ये, CAD3 फिर आगे सेल डेथ में एंटर हो जाता है. इसी तरह से मैमल्स के अंदर आप देखिए, मैमल्स के अंदर ये रेगुलेटर BCL2 फैमिली मेम्ब्रेन है. ये साइटोक्रोम C है, साइटोक्रोम C एडाप्टर, यहाँ पर एडाप्टर बनता है, एडाप्ट A1 और कैस्पेस 9 ये ठीक ऊपर की तरीके से वहाँ पर ये ऑटो क्लीवेज प्रारंभ होता है. यहाँ पर ऑटो क्लीवेज होने से एक्टिव कैस्पेस 9 बनता है और ये डाउन स्ट्रीम कैस्पेस बन जाता है और डाउन स्ट्रीम कैस्पेस आगे अंततः सेल डेथ में प्रवेश कर जाता है. तो ये खास देखने को मिलता है. ये इसको डायग्रामेटिकली आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो इस फिगर में क्या समझा गया है? रेगुलेटर्स एंड effectors of apoptosis in C. elegans. The negative regulator CAD9 inhibits apoptosis by binding to adapter. CAD4 in the absence of inhibition by CAD9, CAD4 binds two molecules of the Casper's CAD3 resulting into autocleavage and caspase activation. In mammals, regulators by BCL2 family CAD9 homologous act at the mitochondria to control release of cytochrome C, which is required for the binding of caspase 9 to the adapter APF1 CAD4 homolog that releases of cytochrome C from mitochondria. This is the mitochondria
thus signals the activation of caspase 9, which then activates डाउनस्ट्रीम कैस्पेस टू इंड्यूस एपोप्टोसिस। तो इस तरीके से एपोप्टोसिस पूरी की पूरी संपन्न हो जाती है। तो ये आपका टॉपिक अब पूरा हो गया है। थैंक यू वेरी मच।